Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform. जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे लिखा है फाइनल एनसीएफ एसई 2023 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये रिसेंटली एनसीईआरटी ने पब्लिश कर दिया है, रिलीज कर दिया है पब्लिक डोमेन में। ये फाइनल है। इसके पहले अप्रैल 2023 में इसका ड्राफ्ट आया था और आप सबसे मांगे गए थे आपके सजेशंस ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। एनईपी 2020 ने बोला था कि हमें लगभग 4 नॉट लगभग एग्जैक्टली 4 करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये 4 करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारे बनने थे वो बनने थे ईसीसीई में, स्कूल एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन 1, 2, 3, 4। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का करिकुलम है वो ऑलरेडी आ चुका है 2022 में और अभी आप देख सकते हो 2023 में ये पब्लिश हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप एनसीएफ 2005 पढ़ते थे अपने टीचिंग एग्जाम्स के लिए, सीटेट के लिए और भी एग्जाम्स के लिए, वैसे ही अब ये डॉक्यूमेंट होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज का डिस्कशन इसी के बारे में है। इसके अलावा 2 और डॉक्यूमेंट है, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन। ये दोनों आना अभी बाकी हैं, ये अभी नहीं आए हुए हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी रफ वो प्रोवाइड कर देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट कब आए, इसके पहले इनकी हिस्ट्री क्या रही है। तो आप ये चीज देख सकते हो, दिस विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अभी तक हमारे पास 4 फ्रेमवर्क्स थे। देख लीजिए, एक आया था 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसको रिप्लेस किया 2000 वाले ने और फिर 2005। अब ये 2005 वाला ही पढ़ते हो, बट अब आ चुका है आपके पास 2023 का एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एजुकेशन। तो इनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। अगर हम ईसीसीई की बात करें तो इसके पहले 2014 में इससे रिलेटेड काम हुआ था, फ्रेमवर्क आया था और अब 2022 में रिलीज हुआ है एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन की बात करें तो 1988 में उनका फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था फॉर टीचर एजुकेशन कि टीचर एजुकेशन में जो करिकुलम फॉलो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो किए जाए, कितने टाइम की इंटर्नशिप दी जाए एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1988 में आया। उसके बाद इसको 1998 वाले ने रिप्लेस किया और अभी रिसेंटली जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है 2009 का एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। और एनईपी 2020 ने बोला है कि अब हमें नया टीचर एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क लाएंगे, जो कि अभी नहीं बनाए, बनाया जाएगा। अगर अडल्ट एजुकेशन की बात करें तो अभी तक कोई भी करिकुलम फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली अडल्ट एजुकेशन के लिए नहीं बना है और एनईपी ने बोला है हम पहला फ्रेमवर्क बनाएंगे फॉर अडल्ट एजुकेशन। सो आई होप इतनी चीजें क्लियर है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारा जो मेन है एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हो ये रहा डॉक्यूमेंट। एक बार मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी दिखा देती हूँ। ये फाउंडेशनल स्टेज वाला है ईसीसीई जो 2022 में आया था। दूसरा डॉक्यूमेंट अब आया है स्कूल एजुकेशन के लिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें फाउंडेशनल स्टेज जो ईसीसीई है उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप एनसीएफ 2005 पढ़ते थे वैसे ही अब इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखें। सबसे पहली चीज एनईपी 2020 के द्वारा उसके रिकमेंडेशंस पे आया है, ये पॉलिसी थी, उसने रिकमेंड किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दी है चीजें टू सेव टाइम। आप देख सकते हो ये फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम है। ऐसा इंटीग्रेटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक जो करिकुलम्स आते थे वो 1st क्लास से 12th क्लास तक आते थे, पर ये जो करिकुलम है ये प्री प्राइमरी स्टेज जो ईसीसीई वाला होता है पोर्शन, उसको भी इंटीग्रेट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 5+3+3+4, तो इस 5 में जो बिगनिंग के 3 इयर्स हैं वो आपके ECCE के हैं, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड पहला ऐसा करिकुलम है जिसमें आपने ECCE को भी इंटीग्रेट किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा ये वही चीज बता रहे हैं कि फाउंडेशनल स्टेज जो थी आपकी, ठीक है, 3 से 8 साल वाली,
उसका जो करिकुलम था वो 2022 में ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। इसके अलावा आप अभी पढ़ रहे हो स्कूल एजुकेशन का, तो ये डॉक्यूमेंट खुद ही है। और जो टीचर एजुकेशन है एंड अडल्ट एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन जैसे आप देख पा रहे हो, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन, उसका वो शॉर्टली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसका ड्राफ्ट अप्रैल 2023 में आया था पब्लिक डोमेन में, और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको और इम्प्रूव किया गया था। आप इसके चेयरमैन भी याद कर सकते हैं कि ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं उसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमिटी है फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। इसके चेयरपर्सन है के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर क्या डिस्कस करता है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है आपका वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है। मतलब अगर आप पूरे एनसीए फॉर स्कूल एजुकेशन को समझना चाहते हो तो आप पार्ट 1 बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। पार्ट 1 सबको पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि क्या सही तरीका हो सकता है इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने का। तो उन्होंने बोला है कि पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये एक तरह की फिलॉसफी बता रहा है पूरे अपने करिकुलम की। तो फर्स्ट पार्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। देन आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आती है क्रॉस कटिंग थीम्स। मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड सो ऑन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन सब में कॉमन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने रखी हैं अपने पार्ट बी में, जैसे कि आप वैल्यूज, आप हर सब्जेक्ट में वैल्यूज के बारे में पढ़ा सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस, टेक्नोलॉजी, इनका हर सब्जेक्ट से लेना देना है। तो पार्ट बी में डिस्कस की गई हैं ये क्रॉस कटिंग थीम्स। आगे देखते हैं, हियर वी हैव पार्ट सी। पार्ट सी में आते हैं आपके स्कूल सब्जेक्ट्स जैसे सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड सो ऑन, ये सारी चीजें। देन पार्ट डी में आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कि स्कूल का कल्चर कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं। सो ये सारी चीजें डिस्कस हैं। सिमिलर थिंग्स हैं आपकी पार्ट ई में कि कैसे स्कूल एक सपोर्टिंग यूनिट की तरह काम करेगा, एक सपोर्टिव एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट आपके लिए फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। सो उन्होंने एक वे भी बताया है, अगर आप देखना चाहो कि अगर सही तरीका तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का यही है कि आप शुरू से आखिरी तक पढ़ो, लेकिन इन केस अगर आप थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच रखना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो कि पार्ट ए इज कंपल्सरी। पार्ट ए तो सबको पढ़ना है, वो फिलॉसफी बता रहा है इस पूरे डॉक्यूमेंट की। बट अगर आप साइंस टीचर हो तो आप पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट वाला पोर्शन जाकर पढ़ सकते हो, बट पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल, ठीक है। देन सिमिलरली मैथ्स टीचर हो तो आप दूसरा पार्ट पढ़ सकते हो। अगर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ये जो आपका पार्ट डी एंड पार्ट ई है आप उसे पढ़ सकते हो। सो उन्होंने एक अप्रोच बताई है, बट स्टिल पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज वन वेरी न्यू फीचर। उन्होंने बोला है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट भी वो बनाने वाले हैं जो आपको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में हेल्प करने वाला है। चलिए अब मेजर चेंजेस देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे डॉक्यूमेंट का। जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि बोला जा रहा है जो बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे 10th एंड 12th में होते थे, अब वो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, मैंने मार्क कर दिया है कि ये जो है आपके होंगे एटलीस्ट 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, ठीक है। और लेकिन मार्क्स आपके काउंट होंगे किसी एक के, देखिए, विद ओनली द बेस्ट स्कोर बीइंग रिटेन। साल में 2 बार होगा, आपको मौका मिलेगा 2 बार देने का, लेकिन आपके मार्क्स काउंट और रिटेन किए जाएंगे सिर्फ एक बार के। और ये जो पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, वो जो कोचिंग में रट्टा लगाते हैं, मेमोराइजेशन बेस्ड वाली चीजें नहीं चेक की जाएंगी। दे विल असेस व्हाट, दे विल असेस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कुछ कॉम्पिटेंसीज बेस्ड इन्होंने लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं, तो क्या वो कॉम्पिटेंसीज आपने अचीव की हैं या फिर नहीं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें। इसके अलावा और भी मेजर चेंजेस देख लेते हैं। जो इनका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था काफी कुछ इससे मिलता जुलता है, कुछ ही माइनर चेंजेस है। अगर आपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कुछ खास नया नहीं रहने वाला है। तो जैसा कि पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा डॉक्यूमेंट, पार्ट ए में पूरे एम्स गिवन है, जितने भी मेन फिलॉसफी है आपके जो स्कूल एजुकेशन के ये फॉलो करने वाले हैं वो चीज आपको यहाँ बताई गई है। पार्ट बी में जैसा बताया क्रॉस कटिंग थीम्स हैं,
सी पार्ट में आपके स्कूल सब्जेक्ट्स, डी में स्कूल प्रोसेसेस एंड कल्चर। आगे देखते हैं, एंड यहाँ पर उन्होंने एनईपी से ही जो चीजें ली हैं उसी को समराइज किया है। सो दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, एनईपी 2020 पॉलिसी पढ़ी है तो ये सब मैच करे। जो अलग चीजें हैं मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी आपका। जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज, ये आपको पता है 3 से 8 साल के लिए फाउंडेशनल स्टेज बताई गई है। उसमें बच्चे को 2 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, और बोला गया उनमें से एक लैंग्वेज में बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी अटेन कर ले। फाउंडेशनल लिटरेसी अटेन करना मतलब बाय 3rd क्लास वो किसी एक लैंग्वेज में ये लिटरेसी अटेन कर ले, 2 पढ़नी है लैंग्वेज। इसके अलावा काफी कुछ एनईपी वाला सेम ही है कि आपको बच्चे को कॉन्क्रीट प्ले मटेरियल से सिखाना है, और टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, ये सब का आप यूज होंगी। ये सब आप यूज कर सकते हो ओनली जब बच्चा किस में हो, ग्रेड 1 में। ग्रेड 1 से पहले अगर बच्चा है तो आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे किसी भी टाइप की बुक, और पेडागोजी लार्जली आपकी प्ले बेस्ड रहेगी, ठीक है। देन असेसमेंट देखिए, असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, मतलब टीचर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेगा कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया। और जब बच्चा 1st क्लास में आ जाता है, क्लास 1 एंड क्लास 2 में आप वर्कशीट भी यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ गेटिंग टू नो कि कितना बच्चे को आ गया है। तो आप समझ गए होंगे, क्लास 1 से पहले टीचर सिर्फ देखकर असेस करेगा, क्लास 1 एंड 2 में वो वर्कशीट भी यूज कर सकता है ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना आ गया कितना नहीं आया। और लेकिन एक्सप्लिसिट अगर आप सोचो टेस्ट एग्जामिनेशन लोगे पेपर बेस्ड, तो वो चीज बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है इनके अकॉर्डिंग। देन आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज आप देख सकते हो। ये स्टेजेस आई थिंक आप समझ पा रहे हो, 5+3+3 वाला ही पैटर्न है। जो अभी हमने ऊपर देखे दैट वाज योर फाउंडेशनल स्टेज, अभी हम जो कर रहे हैं वो है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज जो 8 से 11 साल की होती है। इसमें भी बोला गया आपकी 2 ही लैंग्वेज होंगी, उसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एंड ये देखिए कुछ नया नाम आपको दिख रहा है, द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ दिया गया है TWAU। इसमें मेजरली एक्टिविटीज एंड बच्चे को न्यू एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चों का लिटरेचर है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने करिकुलम में। आगे चलते, काफी कुछ एनईपी 2020 से मैच करता है। जब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाएगा तो फॉलो तो करेंगे एक्टिविटी एंड डिस्कवरी बेस्ड पेडागोजी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम चीजों को कर देंगे फॉर्मल। पहले बहुत ही प्ले बेस्ड था, नाउ वी विल टर्न इट अ बिट फॉर्मल। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि आप शॉर्ट फॉर्मल रिटन असेसमेंट भी करा सकते हो बच्चे के, ठीक है। लेकिन मेजरली क्या होगा, टीचर ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्मल टेस्ट भी कर सकते हो, सबमिटिव टेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन वो सबमिटिव टेस्ट आपके बेस्ड होंगे कॉम्पिटेंसीज पर, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसीज थी ओके, हाँ कॉम्पिटेंसीज, आई होप क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो 5+3+3+4 था, इसमें जो ये है ये हमारा मिडिल स्टेज जो 11 से 14 साल के लिए होती है। आप बोल सकते हो 6th क्लास से 8th क्लास के लिए, ठीक है। और ये वाला था आपका कहाँ पे 4th to 5th क्लास, एंड ये था आपका फाउंडेशन स्टेज। तो अगर आपका जो मिडिल स्टेज है उसमें आप देख सकते हो अब 3 लैंग्वेजेस हमें पढ़नी है, एंड इसके अलावा कुछ और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन। जनरली वोकेशनल एजुकेशन को जगह नहीं मिलती थी इस मिडिल स्टेज में, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे उसको वो जगह दी गई है, ठीक है। सो थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर दिया जाए, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं। एंड ये चीजें आपको पहले से ही पता होंगी वैसे तो, जैसे कि हमारा ये पैटर्न है, द पैटर्न इज 5+3+3+4। तो अभी हम मिडिल वाले की बात कर रहे हैं जो 6th क्लास से 8th क्लास होता है, और जो अभी हमने पहले प्रिपरेटरी स्टेज देखा था वो आपका 3rd क्लास से होता है 5th क्लास तक, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 लैंग्वेजेस हो गई हैं, 2 से कन्वर्ट हो गया है हमारा 3 लैंग्वेजेस में, और वोकेशनल एजुकेशन भी ऐड हो गया है। इसके अलावा बोला गया है कि अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे।
और पेडागोजी की बात करें तो पहले आपने देखा होगा प्ले बेस थी, लेकिन अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, जो लेक्चर बेस्ड चीज होती है उसमें और जो इंगेजमेंट वाली चीजें होती है उनमें बैलेंस मेंटेन करना है अगर पेडागोजी की बात करते हैं। और असेसमेंट थोड़ा और फॉर्मल हो जाएगा, मतलब पहले था कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करा रहे हो, थोड़ा सा रिटन टेस्ट ले रहे हो, बट अभी हो जाएगा आपका काफी ज्यादा फॉर्मल। अब बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आप देख सकते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आया है। ओके, सो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देख सकते हो, स्पेशली सेकेंडरी स्टेजेस में एज यू कैन सी सेकेंडरी स्टेज को डिवाइड किया गया 2 फेजेस में, 9th एंड 10th क्लास, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव 11th एंड 12th क्लास। तो जो 9th एंड 10th क्लास है उसमें सेम करिकुलर एरियाज रहेंगे जो आप 6th to 8th में पढ़ रहे थे, ठीक है, बट एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट ऐड हो जाएगा। फेज 2 में अगर आप देखो 11th 12th में, उसमें चॉइस बेस्ड हो जाएगी, जैसा कि बोला गया है कि बहुत रिजिड सेपरेशन है बिटवीन सब्जेक्ट साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। सो अब वो जो गैप है, सेपरेशन है, उसको हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस रहेंगे, जल्दी से चॉइसेस देख लेते हैं, बस यही मेजर चेंज था, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। पहला है ग्रुप ए, इसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है और मस्ट है कि एक लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज हो। इसके अलावा ग्रुप 2 आप देख सकते हो, ग्रुप 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। देन ग्रुप 3 में सोशल साइंसेस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, एंड ऑन दी 4th ग्रुप वी हैव मैथमेटिक्स एंड साइंसेस। तो रूल ये कह रहा है, जो उन्होंने सजेस्ट किया, दैट इज कि आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी है, उनमें से पहली लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी आपको 4 सब्जेक्ट्स और सिलेक्ट करने हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि वो 4 सब्जेक्ट आप मिनिमम 2 ग्रुप से सेलेक्ट करो। आपको 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसमें से यस ये 3 ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। ऐसा नहीं है चारों सब्जेक्ट आप एक ग्रुप से ले लो, मिनिमम 2 ग्रुप से आपको लेने हैं, 3 से भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम इट इज 2। एंड यही मेन चीज थी। एंड बोला गया है पेडागोजी आपकी काफी मतलब आपको और सेल्फ स्टडी एंड इंडिपेंडेंट लर्नर बनना पड़ेगा, तो ये इनकी मेन पेडागोजी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी गिवन है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये कॉमर्स वाला एग्जाम्पल है, तो आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी है, उसके अलावा 4 कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो, और एक सब्जेक्ट और आप चूज करते हो जो आपका हो जाएगा ऑप्शनल। तो यही मेजर चेंजेस थे। डिटेल में इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपकी कुछ इससे रिलेटेड क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करिए, एंड हमारे संग ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।